हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सिलेबस जारी किया गया है हाई स्कूल के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान जो सिलेबस को जारी किया गया है हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के सिलेबस परीक्षा के लिए, उसको लेकर के आए हैं साथियों। और जो प्रधान शिक्षकों की जो परीक्षा होगी 1 to 5 के लिए, उसके लिए भी ये सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। साथ ही साथ सीटेट, बीटेट, एस्टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह सिलेबस पूरी तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। जी हाँ साथियों, संविधान में, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान। जी हाँ साथियों, काफ़ी रेयर वीडियो है, आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे शिक्षा से संबंधित प्रावधान मिलेंगे। जी हाँ साथियों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपका, जो सिलेबस पर आधारित है और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ पहुँचाएगी साथियों। तो फिर देर किस बात की, ये वीडियो को आरंभ करते हैं, चलते हैं भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की ओर और लेते हैं आज क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं शिक्षा को लेकर के, इस ओर हम लोग चलते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान ये आपके सामने है। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित है। जी हाँ साथियों, सबसे पहला प्रावधान अनुच्छेद 14 में दिया गया है साथियों। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता या समानता। जी हाँ साथियों, समता या समानता का यहाँ पर आपको प्रावधान दिया गया है। संविधान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोग समान होंगे। जी हाँ साथियों, इसमें भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। जी हाँ साथियों, कानून के समक्ष जो भारत के सभी नागरिक है शिक्षा के संदर्भ में वो समान होंगे साथियों। जी हाँ साथियों, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाए तथा उन पर एक समान ढंग से लागू करे। जी हाँ साथियों, शिक्षा के संदर्भ में यही प्रावधान लागू होते हैं। जी हाँ साथियों, ये अनुच्छेद 14 की बातें थी। अब आपके बीच आ रहा है जो शिक्षा के संबंधी अगला प्रावधान दिया गया है साथियों, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है साथियों, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 21A, जी हाँ साथियों, याद रखेंगे, अनुच्छेद 21A बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आज की जो शिक्षा है, जो छात्र केंद्रित शिक्षा हो गई है साथियों, तो काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यहाँ से काफी सवाल आते रहते हैं साथियों। तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 21A में किया गया है। राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये राज्य की दायित्व होगी साथियों। राज्य का अर्थ हो यहाँ पर साथियों सरकार से है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ये दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराए। जी हाँ साथियों, आज आप देखते होंगे कि सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक के जो बच्चे हैं निःशुल्क पढ़ाई की जाती है और सर्वव्यापक यानी कि सभी बच्चों का नामांकन किया जाता है। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अधीन होगा। जी हाँ साथियों, जो राज्य सरकार जिस राज्य में जैसा कानून बनाएगी बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, वो उस पर ये लागू किया जाएगा साथियों। तो ये अनुच्छेद 21 की बात हो गई साथियों। चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 21A के बाद जो अगला अनुच्छेद होता है साथियों, अनुच्छेद 23 होता है साथियों। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 23 क्या कहता है साथियों कि स्त्री तथा बच्चों के क्रय विक्रय एवं उनका अनैतिक व्यापार दंडनीय है। जी हाँ साथियों, जो अनुच्छेद 23 कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में कि स्त्री तथा बच्चों के क्रय विक्रय उनका अनैतिक व्यापार दंडनीय है, इस बात को कहा गया है अनुच्छेद 23 में। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 24 की यदि बात करें तो 14 वर्ष तक के बच्चे को कारखाने या जोखिम वाले कार्यों में लगाना दंडनीय है। जी हाँ साथियों, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको हर हाल में आपको शिक्षा देना है। यदि आप उसके पिता या गार्जियन होकर भी उसको कारखाने या जोखिम वाले कामों में लगाते हैं तो ये आपके लिए दंडनीय अपराध है। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। आज का अगला अनुच्छेद 28 नंबर अनुच्छेद है। जी हाँ साथियों, ये सारे अनुच्छेद शिक्षा पर आधारित है साथियों। वीडियो यदि पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। जी हाँ साथियों, राज्य को सिर्फ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध
निषेध, यानी कि राज्य को जो सिर्फ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध, यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान किसी भी धर्म पर आधारित शिक्षा को नहीं देगी। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य निधि से सहायता प्रदान करने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि साथियों, जो भी सरकारी स्कूल है या ऐसे कोई भी जो विद्यालय है जहां जिसे सरकार ऐड देती है, उस विद्यालय में आप किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा, किसी भी एक धर्म को फॉलो करने वाला, यानी कि आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। वहां पर धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्मों को बराबर मान करके आपको शिक्षा देनी होगी। ये अनुच्छेद 28 इस बात को कहता है साथियों। इस संविधान में प्रावधान किया गया है शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए। अनुच्छेद 28 क्या कहता है साथियों कि जिस भी स्कूल को, जिस भी विद्यालय को, जिस भी शिक्षण संस्थान को बिहार राज्य या केंद्र सरकार कोई भी ऐड देती है, कोई भी अनुदान देती है, कोई भी उसको लाभ देती है, तो ऐसे विद्यालय या ऐसे शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा को देना बिल्कुल क्या होगा, वो कानून के खिलाफ होगा। वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी साथियों। वहां पर किस प्रकार की शिक्षा दे देगी, वहां पर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देगी, यानी कि धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी साथियों। यह अनुच्छेद 28 कहता है। काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है साथियों। जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त निधि से प्राप्त जो विद्यालय होंगे उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी साथियों। ये कानून के विरुद्ध होगा। चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 29 का है आपके सामने। जी हाँ साथियों, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी मार्ग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। जी हाँ साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत देश के अंतर्गत विभिन्न राज्य है, वो अपने क्षेत्र या मार्ग या नागरिकों को किसी भी अनुभाग में विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी राज्य अपने भाषा, लिपि या संस्कृति के अनुसार वो अपने राज्य के नागरिकों को, बच्चों को शिक्षा दे सकती है। वो उस राज्य का राज्य क्षेत्र होगा, वो उसका अधिकार होगा। वहां पर भारत सरकार अपनी कानून नहीं थोपेगी। ये शिक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 19 क में दिया गया है साथियों। तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वो अपनी भाषा, लिपि, जो वहां की स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा है, उससे संबंधित नागरिकों को वो शिक्षा दे सकती है साथियों। भारत सरकार द्वारा जो समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, वहां पर वो नियम लागू नहीं होगा। इसको कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 29 क में दिया गया है साथियों। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 29 ख का भी प्रावधान किया गया है। नागरिकों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार होगा। ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो सरकार पोषित जो भी शिक्षण संस्थान होगा, चाहे राज्य सरकार का होगा, चाहे केंद्र सरकार का होगा साथियों, उन सभी शिक्षण संस्थानों में जो राज्य या देश के कई नागरिकता ही है हमारे देश में साथियों, तो देश के जो भी नागरिक होंगे उन शिक्षण संस्थानों में उन्हें प्रवेश का अधिकार होगा। यानी कि भारत देश के किसी भी नागरिक को हम किसी भी सरकारी, चाहे वो केंद्र सरकार का विद्यालय हो या राज्य सरकार का कोई भी शिक्षण संस्थान हो, उसे हम लोग उसमें प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 ख कहता है कि यानी कि किसी भी सरकारी विद्यालय में किसी भी देश के नागरिक को वहां पर शिक्षा लेने का, खास करके उसमें प्रवेश लेने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 ख कहता है साथियों। चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। इसका तात्पर्य यह है कि साथियों, अनुच्छेद 29 ख का जो यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या किया गया है साथियों, इसका तात्पर्य यह है कि राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी भी विद्यालय में, राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी भी विद्यालय में जो होगा, राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी भी विद्यालय में, राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी भी विद्यालय में राज्य निधि से सहायता प्रदान करने वाले किसी संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति या भाषा या उनसे किसी प्रकार के आधार पर रोका नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो भी ऐसे शिक्षण संस्थान होंगे जिसको कि भारत सरकार और बिहार सरकार ऐड देती है, सहायता देती है, तो उन शिक्षण संस्थानों में किसी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। उनको ये कह कर के वंचित नहीं किया जाएगा कि आप अल्पसंख्यक से है या अनुसूचित जाति से या पिछड़ी जाति से, या आपकी भाषा बंगाली है या आपका भाषा पंजाबी है या आपकी भाषा मराठी है, यहाँ तो हिंदी भाषा में पढ़ाई होती है, आप यहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे। आप तो अनुसूचित जाति से आते हैं, आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप तो अल्पसंख्यक धर्म से आते हैं, आप नहीं पढ़ पाएंगे। इस आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में जो प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। खास करके ऐसे शिक्षण संस्थान जहाँ राज्य निधि से सहायता, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिसको ऐड दे रही है, 29 ख में कहता है साथियों
जो प्रवेश का अधिकार होगा। राज्य सरकार से सहायता प्राप्त सभी भी शिक्षण संस्थान में देश के किसी भी नागरिकों को प्रवेश का अधिकार होगा। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 30(1), जी हाँ साथियों, यह भी शिक्षण संस्थान के स्थापना। अनुच्छेद 30(1) यह क्या कहती है साथियों? शिक्षा संस्थानों के स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। ये अल्पसंख्यकों के लिए है कि अल्पसंख्यक जो भी है देश में, उनको भी शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। 30(1) में इस तरह का प्रावधान दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि साथियों, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगा। जी हाँ साथियों, यह अनुच्छेद 30(1) कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार अल्पसंख्यकों को भी होगा और अल्पसंख्यक अपने पसंद से किसी भी शैक्षणिक संस्थान को चला सकता है और सरकार भी उसे अनुदान देने में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करेगी साथियों। यह 30 क कहता है, ये अल्पसंख्यकों के लिए हो गया साथियों। 30 का जो 1 है वो अल्पसंख्यकों के लिए हो गया साथियों। चलते हैं अगले अनुच्छेद में। अनुच्छेद क्या है? वो राज्य सरकार किसी भी प्रकार का उससे क्या है, भेदभाव नहीं करेगी साथियों। किसी भी प्रकार का अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी। अल्पसंख्यक जो भी शैक्षणिक संस्थान खोलेंगे उसे अनुदान देने में राज्य सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी साथियों। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 30(2) की बात हम लोग करते हैं। शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग का है। ये भी अल्पसंख्यक का ही आधारित है कि यहाँ पर भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस आधार पर, भाषा या धर्म के आधार पर या अल्पसंख्यक के आधार पर उस शिक्षण संस्थान को किसी भी प्रकार की सहायता देने में ये भेदभाव नहीं बरतेगी कि यह अल्पसंख्यक का शिक्षण संस्थान है तो इसे हम कम एड देंगे या कम इसे सहायता देंगे, इस प्रकार का वो भेदभाव राज्य सरकार नहीं करेगी। ये प्रावधान अनुच्छेद 30(2) में दिया गया है साथियों। संविधान में जो ये शिक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 का 1 और 30 का 2 किसके लिए सर? साथियों, अल्पसंख्यकों के शिक्षा के लिए है साथियों। अल्पसंख्यक कहीं भी अपने शिक्षण संस्थान को खोल सकते हैं और राज्य सरकार उसको एड देने में, सहायता देने में, मदद देने में, निधि देने में किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं करेगी। यह भेदभाव भाषा, धर्म, जाति किसी भी आधार पर नहीं होगा साथियों। चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 45 काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है साथियों। इसमें यह कहा गया है साथियों, अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है साथियों कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, ये 10 वर्ष का जो ये क्राइटेरिया था कि 6 से 14 वर्ष आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क अनुदान शिक्षा को लागू करे। ये अनुच्छेद 45 में कही गई थी साथियों कि जब भी संविधान लागू होगा 10 साल के अंदर, वो क्राइटेरिया दिया गया था साथियों। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम में ये बताया गया था और आज भी ये रूल्स लागू है साथियों कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करे। तो देश काफ़ी उस टाइम में क्या था साथियों, जब देश आज़ाद हुआ था तो काफ़ी सारी समस्याएं थी। जो विभाजन हो चुका था तो शरणार्थियों की समस्या थी और देश के पास जो थे अर्थव्यवस्था जो थी, संसाधन का अभाव था। तो उस टाइम में ये पूरी तरह से नहीं हुआ। तो आज भी हम इसको लेकर के चलते ही जा रहे हैं क्योंकि जो आए दिन है नए जो है कि जनसंख्या बढ़ती है तो नए बच्चे भी इस कड़ी में जुड़ते चले जाते हैं साथियों। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का आज भी निःशुल्क देश शिक्षा देने का प्रावधान है साथियों। चलते हैं अगले अनुच्छेद पर साथियों। जो अनुच्छेद 46 है साथियों, ये क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 46 ये कहती है साथियों कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा, आर्थिक हित की वृद्धि तथा शोषण से रक्षा का प्रयास करना। जो है कि अनुसूचित जाति जनजाति है, जो पिछड़े वर्ग है साथियों, जिसे हम लोग अंडर सर्व्ड कहते हैं, जिसे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, जो समाज में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनको यदि कहीं पर किसी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार का शोषण किया जा रहा है, किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उनको अनुच्छेद 46 में उनको उस शोषण से रक्षा करने का अधिकार दिया गया है साथियों। उनका शोषण करना क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। ये शिक्षा से संबंधित अनिवार्य जो अनुसूचित जाति जनजाति, जिन्हें हम लोग SC ST करते हैं और जो BPL परिवार होते हैं, उनके लिए दिया गया है साथियों। अनुच्छेद 343 क्या कहता है साथियों? संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। जी हाँ साथियों, संघ यहाँ क्या है कि भारत राज्यों का एक संघ है और उसकी भाषा को क्या माना गया है? हिंदी माना गया है। जो हिंदी भाषा, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ गया था साथियों तो
उस टाइम में भी 46% आबादी हिंदी बोलती थी साथियों। इसी तरीके से हिंदी को देश की राजभाषा मानी गई है, राष्ट्रभाषा नहीं, ये राजभाषा है हिंदी। और लिपि, देवनागरी की लिपि को अपना देश का जो लिपि माना गया है। तो ये संविधान के 343 में 343 में इसकी प्रावधान है कि संघ की यानी कि भारत देश की राजभाषा क्या है साथियों? हिंदी। ध्यान रखेंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं साथियों। और लिपि क्या होगी साथियों? देवनागरी। जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रही साथियों। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 350 की बात करते हैं साथियों। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, यानी कि जो छोटे तबके पर अभी नई शिक्षा नीति जो लागू की जा रही है साथियों, उनमें भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए, ताकि जो छोटे बच्चे आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो ये प्रावधान हमारे संविधान के 350 अनुच्छेद में दिया गया है साथियों कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में भी आप शिक्षा दे सकते हैं, जो काफी कंफर्टेबल और काफी अप्लीकेबल यूटिलाइजेशन लर्न होता है साथियों बच्चों के लिए। बच्चे आसानी से अपने क्षेत्रीय भाषा में समझ पाते हैं साथियों। तो ये सारे शिक्षा में जो है प्रावधान दिए गए हैं। और ये अनुच्छेद 351 जो है शिक्षा में ये प्रावधान दिया गया है, हिंदी भाषा का प्रोत्साहन तथा प्रचार प्रसार करना। संविधान में 351 का जो अनुच्छेद है ये हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित है, यानी कि हमको कोशिश ये करनी है कि हिंदी भाषा का प्रोत्साहित किया जाए, अर्थात हमारा पढ़ाने का मीडियम हिंदी है तो ज़्यादा बेटर है। यदि हम हिंदी भाषा को प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण में तो वो काफ़ी बेटर है। इसको हमारा अनुच्छेद 351 हमें सपोर्ट करता है, उसका प्रोत्साहित करता है। जी हाँ साथियों, तो अब ये सारे जो प्रावधान है संविधान में दिए गए हैं साथियों। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। फिर एक बार काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो और संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। आपका दोस्त और होस्ट आर के भारती आपसे विदा लेता है साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपका उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।